नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। यह थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। आंसर है ए, 1 एंड 2 ओनली सही है। यानी यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को घोषित की गई थी तथा इसमें सार्वभौमिक अधिकार शामिल थे। 26 अगस्त को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के आधार पर मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा का प्रकाशन किया। फ्रांस के लाफायत के प्रस्ताव पर मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई तथा यह घोषणा समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित थी। यह घोषणा फ्रांस का मैग्ना कार्टा माना जाता है, जो कि रूसो द्वारा लिखित ग्रंथ सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी तथा इसमें कुल 17 धाराएं थी। इस घोषणा पत्र में मानव के प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता कानून, व्यक्तियों की इच्छा की अभिव्यक्ति, संपत्ति का अधिकार तथा अभिव्यक्ति का अधिकार आदि सम्मिलित थे। यह थॉमस जेफरसन के परामर्श से तैयार किया गया था, लेकिन इसके द्वारा लिखा नहीं गया था, अतः कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, 1917 की रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति डैश थी। आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारी, उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी। 1917 की रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति थी जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारी, उदारवादी तथा समाजवादी प्रजातंत्रवादी। 1917 की रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रकृति जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ साथ उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी थे। यह क्रांति 20वीं सदी की सबसे विस्फोटक घटनाओं में से एक थी। रूस में सबसे पहले निरंकुशता और उदार अस्थायी सरकार ड्यूमा को उखाड़ फेंका गया। इसके परिणामस्वरूप बोल्शेविक पार्टी के नियंत्रण में सोवियत सत्ता की स्थापना हुई। समाजवादी क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक समाजवादी रूसी गणराज्य के समर्थक थे। फरवरी क्रांति के तुरंत बाद दक्षिणपंथी राजशाही दलों और राजनीतिक समूहों की हार हुई, अतः दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति डैश की स्थापना के लिए हुई थी। आंसर है ए, केवल समतावादी समाज। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 में शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति समतावादी समाज की स्थापना के लिए हुई थी। इसने फ्रांसीसी राजतंत्र सामंतवाद को समाप्त कर दिया और लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नए विचार लाए। एक समतावादी समाज में लिंग, आयु, जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी को समान माना जाता है। नेक्स्ट है, रूसी सम्राटों को डैश के रूप में भी जाना जाता था। आंसर है सी, जार। रूसी सम्राटों को जार के रूप में भी जाना जाता था। रूसी सम्राटों को जार के रूप में भी जाना जाता था। रूस में 1487 में इवान प्रथम ने ज़ारशाही की स्थापना की। इसके बाद 1631 में माइकेल ने रोमनोव वंश की स्थापना की तथा इस वंश के सम्राट जार कहलाए। इसी निरंकुश राजशाही व्यवस्था के विरुद्ध जन आंदोलन हुआ जो रूसी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। रूस के प्रमुख शासकों में पीटर महान 1682 से 1725, कैथरीन सेकेंड 1762 से 1796, पावेल पॉल प्रथम 1796 से 1801, अलेक्जेंडर प्रथम 1801 से 1825, निकोलस प्रथम 1825 से 1855, अलेक्जेंडर सेकेंड 1855 से 1881, अलेक्जेंडर थर्ड 1881 से 1894, निकोलस सेकेंड 1894 से 1917 प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। निकोलस सेकेंड रूस का अंतिम जार सम्राट था जिसे 1917 में क्रांतिकारियों ने समाप्त कर सदा के लिए ज़ारशाही का नामो निशान मिटा दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ी है? आंसर है बी, मार्क्सवाद फ्रेंच क्रांति से नहीं जुड़ी है। बाकी जुड़ी है, यानी आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिकता के अधिकार, राष्ट्र की संप्रभुता। आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिकता के अधिकार और राष्ट्र की संप्रभुता फ्रेंच क्रांति से जुड़ी भावनाएं एवं विचार हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता
तथा बंधुत्व था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। फ्रांस में राजनीति चेतना के कारण नए राजनीति वातावरण का सृजन हुआ तथा फ्रांस में संप्रभुता के सिद्धांत की प्रतिस्थापना हुई। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति का एक मौलिक दस्तावेज है। मार्क्सवाद फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा नहीं है तथा यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जिसका नाम कार्ल मार्क्स के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1916 में। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। इन्होंने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया। 1915 में उन्होंने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इस बात का प्रचार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिले। संस्था के रूप में होम रूल लीग का उद्घाटन एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया तथा जॉर्ज अरुंडेल को अपने संगठन का सचिव बनाया। अडयार यानी मद्रास लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया। इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी थे? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी थे? आंसर है जी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस समाजवादी थे। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके अध्यक्ष CR दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। पार्टी का नाम स्वराज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है स्वशासन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन स्वराजवादी राजनेताओं ने चौरी चौरा की घटना के जवाब में महात्मा गांधी के सभी नागरिक प्रतिरोधों को स्थगित करने का विरोध किया। मोतीलाल नेहरू मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण थे। इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का संपादन किया तथा एक KM पनिक्कर एवं A प्रसाद के इनके भाषणों को संग्रहित कर वॉइस ऑफ फ्रीडम द स्पीच ऑफ मोतीलाल नेहरू नामक पुस्तक लिखी। KM पनिक्कर एवं A प्रसाद ने इनके भाषणों को संग्रहित कर वॉइस ऑफ फ्रीडम द स्पीचेस ऑफ मोतीलाल नेहरू नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, रूस की फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। आंसर है A केवल सेकंड, अस्थायी सरकार का गठन। अस्थायी सरकार का गठन। रूस की फरवरी क्रांति 1917 के परिणाम स्वरूप एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। 1917 में 1917 में रूस में 2 क्रांतियां हुई, जिसमें पहली क्रांति जिसे फरवरी क्रांति या बुजुर्गवा लोकतांत्रिक क्रांति या सोवियत तथा इतिहास में मार्च क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति कहलाती है। फरवरी क्रांति के बाद अस्थायी सरकार, अंतरिम सरकार अलोकप्रिय साबित हुई और पेट्रोग्राद सोवियत इसके साथ सत्ता साझा करने के लिए बाध्य हुआ। जुलाई के दिनों के बाद अलेक्जेंडर केरेंस्की प्रधानमंत्री बने। तब उस समय सरकार ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की। अंतरिम सरकार रूस की तत्काल प्रमुख चुनौतियों जैसे बेरोजगारी और भोजन की कमी को दूर करने में विफल रही। अंतरिम सरकार की कमियों ने कम्युनिस्ट बोल्शेविकों को 1917 के अंत में अक्टूबर क्रांति को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था? तो आंसर है B चपाती यानी रोटी। 1857 में शुरू हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में चपातियां यानी रोटी गांव-गांव में क्रांति की ज्वाला जगाने और गुप्त संदेश पहुंचाने का माध्यम थी। फरवरी 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय चुपचाप विद्रोह की योजना बना रहे थे। रात भर धावकों द्वारा हजारों अनगिनत चपातियां आसपास के गांवों के घरों और पुलिस चौकियों को वितरित की जा रही थी। इन घटनाओं की जानकारी सर्वप्रथम मथुरा शहर के मजिस्ट्रेट मार्क हॉर्थहिल को मिली। फिर उन्होंने जांच में पाया कि चपातियों का वितरण रहस्यमयी तरीके से हर रोज 300 किलोमीटर तक किया जा रहा है। दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर नेपाल की सीमा के कई सौ मील उत्तर तक इन चपातियों का वितरण किया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप उसी वर्ष विद्रोह फूटा और 10 मई 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। 10 मई 1857 की क्रांति का जन्म हुआ, यानी 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, और लखनऊ में 20 सितंबर 1957 को पहुंचा था। 1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी?
1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी? आंसर है डी, डायमंड नेकलेस के। फ्रांसीसी राजा लुई 16वीं की पत्नी रानी मैरी एंटोनेट थी। हीरे की हार का मामला 1785 में लुई 16वें के दरबार में एक घोटाला था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर फ्रांसीसी राजशाही को बदनाम किया। इस घोटाले में रानी मैरी एंटोनेट भी शामिल थी। मैरी एंटोनेट ने एक महंगे हीरे का हार प्राप्त करने के लिए क्राउन के जोहरी को धोखा देने के अपराध में भाग लिया था। अतः इस प्रकार मैरी एंटोनेट 1785 में डायमंड नेकलेस अफेयर में फंस गई थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सी, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा संयुक्त 7 सांसदों का समूह था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे एवं अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। 1919 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। इसकी अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को बहाल किया गया। इस कमीशन में ब्रिटेन की तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए थे, परंतु इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा प्रदान की तथा इसका हर जगह बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है, भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी। 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया था। आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन इस प्रकार है। यह विद्रोह यद्यपि संपूर्ण भारत में तेजी से फैला किंतु समुचित जनसंख्या को आंदोलित नहीं कर सका। इसका सबसे बड़ा कारण संगठन का अभाव था। इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी, अर्थात अधिकांश देशी नरेशों एवं सामंतों का राजभक्त बने रहना। अधिकतर पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब व बंगाल जैसे रियासतों के राजाओं से विद्रोह को समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। विद्रोहियों ने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर विद्रोह किया जो निजी स्वार्थ से प्रेरित थे और विद्रोहियों के पास साधन सीमित थे। कुशल नेतृत्व का अभाव था, अर्थात बहादुर शाह वृद्धि और दुर्बल व्यक्ति था जो एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ रहा। 1857 की क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश संसद और ताज का शासन आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, और पहले थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में लिया गया था? आंसर है ए, 1929 में। मोतीलाल नेहरू थे इसमें, अमृतसर में हुआ था। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1929, अच्छा लाहौर अधिवेशन था, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा वो 1919 था, 1919 वाला था, सॉरी। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता, अर्थात स्वाधीनता का अर्थ है पूर्णतः स्वतंत्रता। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी लाहौर में, जिसमें इन्होंने पहले पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता की मांग की थी। और ठीक इससे 10 साल पहले 1919 में इनके पापा ने अमृतसर में अधिवेशन किया था, जिसमें फर्स्ट टाइम भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के संघर्ष को किसने समाप्त किया था? आंसर है ए, महात्मा गांधी ने। 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी ने CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके स्वराजवादियों और नो चेंजर्स यानी राजेंद्र प्रसाद तथा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा कि सरकार और इसकी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए परिषदों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि नो चेंजर्स ने काउंसिल एंट्री को वकालत की और देश में रचनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। दिसंबर 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की तथा उन्होंने स्वराजवादियों को अपनी कार्य समिति में बहुमत भी दिया।
नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गेऑन के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ डैश की ओर बढ़ी। आंसर है ए, विंटर पैलेस की ओर। रूसी क्रांति के दौरान जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गेऑन या गैपॉन के नेतृत्व में श्रमिकों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स दल ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए तथा लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, यानी 6 नवंबर 1905 को, है ना, 9 जनवरी 1905 को। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी तथा रूस में हड़तालें होने लगी। इसी दौरान जार निकोलस सेकंड ने एक निर्वासित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी असहमति दे दी। नेक्स्ट है, घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? घटना है उनका वो, तो साइमन कमीशन 1927 में थे, गलत है। बटलर कमीशन और मुद्दीमन समिति, देखते हैं आंसर है सी, ओनली वन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। बटलर कमीशन 1927, मुद्दीमन समिति 1924 और साइमन कमीशन भी 1927 या 1928 भी होता है कहीं। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में नियुक्त किया गया था, जो 1928 में भारत आया था। बना था 1927 में, आया था 1928 में। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इनकी अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बहाल किया गया। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे तथा भारतीयों को इस कमीशन में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा प्रदान की। इसका भारत में हर जगह विरोध किया गया। ब्रिटिश राज की सर्वोच्च शक्ति और रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की जांच के लिए 1927 में हरकोर्ट बटलर कमीशन की नियुक्ति की गई। 1924 में मुद्दीमन समिति का नेतृत्व सर अलेक्जेंडर मुद्दीमन ने किया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के सह शासन या द्वैध के मुद्दे की जांच करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन हुआ था। आंसर ए, 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन 1898 में हुआ था। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था जिसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में समाजवादियों ने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया था। नेक्स्ट है, प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी कब हुई थी? तो आंसर है बी, 1873 में। प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी 1873 में हुई थी। प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी 1873 में हुई थी। 1873 का आतंक एक वित्तीय संकट था जिसके कारण यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में आर्थिक पतन हुआ एवं यह 1896 तक जारी रहा। इस आर्थिक मंदी ने ब्रिटेन में लॉग डिप्रेशन के रूप में जाना जाने लगा। 2 दशक का ठहराव शुरू किया तथा जिसने देश के आर्थिक नेतृत्व को कमज़ोर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थशास्त्री इस अवसाद को 1873 से 1879 तक संदर्भित करते थे। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, दूसरा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्थापित किए। इस योजना में लक्षित विकास दर 4.5% रही और प्राप्त विकास दर 4.1 थी। एस्टिमेट था 4.5, प्राप्त किया 4.1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, यानी तीनों थे, जेबी कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद।
1917 में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण बिहार बुलाया था। गांधी जी ने अपने सहयोगियों जेबी कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, सी एफ एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिंह, एच एस पोलाक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि के साथ गांवों का दौरा किया। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से डरकर सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया, जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। आयोग ने सुझाव पर तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर जारी हो गए। नेक्स्ट है 1987 के ब्रटलैंड रिपोर्ट ने के बारे में बताया, यानी सतत विकास के बारे में। आंसर है ए। 1857 की ब्रटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में बताया। वर्ष 1987 में प्रकाशित ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास के बारे में बताया गया। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने अपनी ब्रटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित किया, जिसमें पोषणीयता को परिभाषित किया गया। ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1929 के आर्थिक संकट ने इटली में फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फांसीवादियों ने यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य जाति को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया। आंसर है ए, ओनली वन सही है। 1920 के दशक के आसपास फांसीवाद ने यूरोप पर अपनी शक्ति मजबूत कर ली थी। इटली में फांसीवाद के उदय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण निम्न थे। पहला है, वर्साय की संधि के माध्यम से जर्मनी पर युद्ध की क्षतिपूर्ति लाद दी गई थी। इस संधि ने इटली की आशाओं पर तुषारपात किया। 1922 के बाद से आर्थिक स्थिति में गिरावट आई और मुद्रास्फीति बढ़ गई। नेक्स्ट है 1929 की आर्थिक महामंदी ने इटली में फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसोलिनी के नेतृत्व में एक फासिस्टवादी राजनीतिक दल का उदय इटली में हो चुका था, अतः इस प्रकार कथन नहीं सही है। नेक्स्ट है 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका में देखा गया। आंसर है डी, ले ग्लोब में। 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका ले ग्लोब में देखा गया था। इस पत्रिका की स्थापना पियरे लेरॉक्स और एक प्रिंटर अलेक्जेंडर लाचेवार्डियर ने की थी। सामाजिक संगठन का एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत जो उत्पादन, वितरण तथा व्यापार के साधनों के स्वामित्व या प्रबंधन के लिए समग्र रूप से समुदाय के लिए तर्क देता है एवं उसे समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर है डी, केवल वन, कि इसकी शुरुआत आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। सिर्फ ये सही है, बाकी गलत है कि जर्मनी, फ्रांस और रूस एक सहयोगी भागीदार थे, तो जर्मनी तो बिल्कुल ही नहीं था। फिर है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी का सहयोगी था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया हंगरी शायद जर्मनी के सहयोगी थे। देखते हैं। सन 1914 से 1914 से 1918 तक लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध का आरंभ 1914 में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि 1870 से 1914 ई तक साम्राज्यवादी राष्ट्रों के स्वार्थों, नीतियों तथा घटनाओं द्वारा तैयार हो चुकी थी। त्रिगुट अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली सम्मिलित थे, जो एक सैनिक गुटबंदी थी, जबकि दूसरी तरफ ट्रिपल स्टेट फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे। यानी जर्मनी के साथ ऑस्ट्रेलिया और इटली, यहाँ पे हंगरी लिखा था क्या, इसीलिए गलत हो गया था। हंगरी नहीं होगा, इटली होगा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बीच त्रिराष्ट्र मैत्री संधि थी, अतः इस प्रकार कथन केवल ए सही है। नेक्स्ट है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं। चंद्रमा को, तो आंसर है डी, 27। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी 27, चाहे वो परिक्रमण करे चाहे अपने अक्ष पर घूर्णन करे, वो 27 दिन ही लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है
एक क्लाइमोग्राफ में डैश को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है जबकि डैश को वाई एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। आंसर है सी, सापेक्षिक आर्द्रता और आर्द्र बल्ब तापमान। यानी एक क्लाइमोग्राफ में सापेक्षिक आर्द्रता को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है जबकि आर्द्रता बल्ब तापमान को वाई एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। एक क्लाइमोग्राफ में सापेक्षिक आर्द्रता को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है जबकि आर्द्र बल्ब तापमान को वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। इस आरेख को पहली बार ग्रिफिथ टेलर द्वारा बनाया गया था। इस आरेख को देखकर किसी स्थान की जलवायु संबंधित सामान्य दशाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलने वाली खींची गई रेखाएं डैश कहलाती हैं। आइसोथर्म मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखा आइसोथर्म कहलाती है। समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। समान वायु दाब वाली रेखा को समदाब कहते हैं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। बाथ मतलब नहाना, यानी समुद्र के अंदर तो बाथ। और ऊपर वायु दाब में मिलाना तो वायु दाब। और मानचित्र पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाले को आइसोथर्म कहते हैं। तापमान है तो थर्म। नेक्स्ट है, बेयरिंग जल संधि के बीच का प्रवेश द्वार है। आंसर है डी, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। बेयरिंग जल संधि ये ऊपर पड़ता है, क्या बोलते हैं इसे, इंग्लैंड के आसपास। क्या बेयरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच का प्रवेश द्वार है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जल संधि इस प्रकार है। तत्तर जल संधि पूर्वी रूस एवं सखालिन को विभाजित करती है। ओखोटस्क सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा एवं सुमात्रा को अलग करती है तथा जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। जोहोर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है तथा दक्षिणी चीन सागर एवं मलक्का को जोड़ती है। नेक्स्ट है, अदृश्य हाथ की अवधारणा डैश द्वारा पेश की गई थी। अदृश्य हाथ की अवधारणा डैश द्वारा पेश की गई थी तो एडम स्मिथ। आंसर है बी, एडम स्मिथ। अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड की अवधारणा एडम स्मिथ द्वारा पेश की गई थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें कितना उत्पादन किया जाएगा तथा किसका किया जाएगा तथा विभिन्न उत्पाद क्रियाओं में संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, वह बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति की शक्तियों या मूल्य तंत्र द्वारा तय होता है, जिसे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन मुख्यतः लाभदेयता द्वारा होता है तथा इसे बाजार व्यवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुण से अभिलक्षित होती है। आंसर है बी, 1, 2 दोनों, यानी उनका संचलन पथ लहरदार है। ये ऊपरी क्षोभमंडल में पाई जाती है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में अत्यधिक तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं। अत्यधिक तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी गई है। इनका संचलन पथ लहरदार होता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है, इसलिए दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में डैश ने पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। आंसर है बी, फ्रांस और ब्रिटेन ने, क्योंकि जर्मनी हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जो 1939 से 1945 के बीच हुआ। उस समय सभी महान शक्तियां सहित दुनिया के अधिकांश देशों ने जो प्रतिस्पर्धी सैन्य गठबंधन, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के रूप में विभाजित थे। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण को व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तथा पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। 27 सितंबर 1940 को त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके जापान ने जर्मनी और इटली के साथ गठबंधन कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सकर्मक पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता है। ज्वालामुखी सकर्म पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता है। आंसर है डी,
माउंट विसुवियस वरना माउंट पिनाटुबो, सेंट हेलेंस और किलायू। विसुवियस कहाँ है, इटली में है क्या? माउंट पिनाटुबो, माउंट सेंट हेलेंस और माउंट किलायू ज्वालामुखी सकर्म पैसिफिक बेल्ट में पाया जाता है, जबकि माउंट विसुवियस मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाया जाता है। मध्य महापेटी यूरेशियाई महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। विसुवियस शायद इटली में है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है। बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में बहुत अधिक लवणता होती है। ये किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। हिंदी है। लाल समुद्र हिंद महासागर का भाग है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र लाल सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। महासागरों की औसत लवणता है 35। प्रशांत महासागर की औसत लवणता है 31 से 35। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है 36 और हिंद महासागर की औसत लवणता है 35। फांसीवादी सर्वाइवल फांसीवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते थे तथा यह किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन फांसीवाद या कट्टरवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्वस्थतम की उत्तरजीविता सिद्धांत में विश्वास करते थे तथा यह चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद इस पद का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट सस्पेंसर ने किया था। स्वस्थतम की उत्तरजीविता एक पद है जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से हुई है तथा प्रजनन सफलता इसकी जैविक अवधारणा है। इसका अर्थ यह है कि जो रूप उत्तरोत्तर पीढ़ियों में स्वयं की सबसे अधिक प्रतियां छोड़ देगा तथा वह जीवित रहेगा। नेक्स्ट है, 1933 में वे जर्मनी के चांसलर बने लेकिन जल्द ही लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। दी गई पंक्तियां निम्न में से किस व्यक्तित्व की बात करता है? तो एडॉल्फ हिटलर। एडॉल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ एक जर्मन राजनेता था जिन्होंने 1933 से 1945 में अपनी मृत्यु तक जर्मनी पर शासन किया। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था तथा तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक प्रशासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमयी अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया था। 28 जनवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों का अनिश्चय काल के लिए निलंबन कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया है। इस कानून के जरिए जर्मनी में तानाशाही सरकार स्थापित की गई। नेक्स्ट है, 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पट्टी रहती है? तो डोल्ड्रम रहती है। विषुवतीय निम्न दाब पट्टी। आंसर है सी, विषुवतीय निम्न दाब पट्टी। 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच विषुवतीय निम्न दाब पेटी स्थित है। इस कटिबंध में सामान्यतः धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती, बल्कि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं ही पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इस कारण इस पेटी को डोल्ड्रम शांत क्षेत्र और रीजन ऑफ अ काल्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? लोपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? तो कटोरा आकार। अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तश्तरी नुमा कटोरा आकार ग्रहण कर लेता है तो उस आकृति को लोपोलिथ कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ भूमि के भीतर लावा का लहरदार जमाव होता है।
लोकोलित छत्र शिला लावा के गुंबददार जमाव होते हैं जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। कटोरा आकार। अच्छा, जो फैकोलिथ है वो भूमि के अंदर जो लावा बनती है लहरदार उससे बनता है, और लैकोलिथ गुंबदकार जमाव होते हैं। नेक्स्ट है, ये है समाजवादी। समाजवादी विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी। समाजवादी विचारकों ने, आंसर है ए, समाजवादी विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी। समाजवादी विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी। समाजवादी संगठन का एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत जो उत्पादन, वितरण और व्यापार के साधनों के स्वामित्व या प्रबंधन के लिए समग्र रूप से समुदाय के लिए तर्क देता है, उसे समाजवादी कहा जाता है। जो इसका पालन करता है उसे समाजवाद कहा जाता है। समाजवादी आमतौर पर निर्णय लेने तथा आर्थिक मामलों में अधिक समानता प्राप्त करने का लक्ष्य तथा आर्थिक मामलों में अधिक समानता प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। ये श्रमिकों को उत्पादन के साधनों और उनके कार्यस्थल पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं तथा कर्मचारियों को अधिशेष मूल्य निर्देशित करके शोषण को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में असांतत्य पृथ्वी के क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आंसर है डी, केवल वन, यानी रैपिटी असांतत्य ऊपरी और निचला मेंटल है। रैपिटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करता है। कॉनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट को अलग करता है। मोह असंबद्धता निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल को अलग करता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल एवं बाह्य कोड को अलग करता है तथा लेहमन असंबद्धता बाह्य कोड एवं आंतरिक कोड को अलग करता है। आंसर डी सही है, डी यानी ओनली वन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या है? आंसर है सी, दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना, एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसके कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित है। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना, एक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना, राष्ट्रों लोगों मध्य व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना तथा जलवायु तथा पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है, महानदी की गाद निकलने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण होता है? महानदी की गाद निकलने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण होता है? तो चिल्का झील, जो कि लवड़ी है। महानदी की गाद निकलने की प्रक्रिया के कारण चिल्का झील का निर्माण हुआ है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें इस प्रकार हैं: सांभर झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, कालीवेली झील तमिलनाडु, डल झील जम्मू कश्मीर, पुष्कर झील राजस्थान में है। सांभर, जयसमंद और पुष्कर झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है? इसके ऑप्शन क्या कहते हैं? अच्छा, कालीवेली तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? तो वायु प्रतिबल, दाब प्रवणता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब और लवणता। आंसर है डी, चारों, यानी वायु प्रतिबल, दाब प्रवणता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब और लवणता। महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं: वायु प्रतिबल, दाब प्रवणता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब, लवणता, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण, मौसमी परिवर्तन, लवणता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब, दाब प्रवणता, वायु प्रतिबल। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि 100 यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहला है, प्रकीर्ण द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक होगी।
पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट विकिरण प्राप्त होता है। आंसर है सी, ना तो 1 ना तो 2। यदि यह मान लिया जाए कि 100% सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती है, तो इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाली सकल सौरिक ऊर्जा का 35% भाग धूलीकरणों धूलिकणों द्वारा प्रकीर्णन से 6%, बादलों द्वारा 27%, धरातली सतह के प्रवर्तन से 2% की प्रक्रियाओं द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है। 14% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार 51% भाग धरातली सतह द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त किया जाता है। मीन्स धरती पे सिर्फ 51% आता है, वरना बाकी सारे आधे ऊपर ही ऊपर से रिटर्न हो जाते हैं। जैसे धूलकणों के द्वारा 6%, बादलों द्वारा 27%, धरातली सतह से 2% और प्रक्रिया द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है, मतलब बिना लिए ही। और 14% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 14% वायुमंडल अवशोषित कर लेती है और सिर्फ 51% ही धरती पर आता है। अतः स्पष्ट है कि प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक नहीं होता तथा पृथ्वी की सतह पर 51% सौर विकिरण प्राप्त होता है। इसलिए कथन A1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है बी, 1 और 2 दोनों। भारत इस तरह कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है कि भारतीय राष्ट्रीय परिवार योजना कार्यक्रम टाइप शुरू करने के लिए भारत पहला है। भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। दशकों से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बदलाव आया है। वर्तमान में इसे न केवल जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने बल्कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और मातृ शिशु और बाल मृत्यु दर और रुग्णता कम करना है। नेक्स्ट है, किन राज्यों को सामूहिक रूप से भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है? आंसर है सी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यानी सारे महाराष्ट्र के जो बॉर्डर हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों को सामूहिक रूप से भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है। कपास एक उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु पौधा है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत तापमान, 50 से 75 सेमी की वर्षा तथा गहरी काली एवं दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। देश में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र गुजरात, सौराष्ट्र, दक्कन पठार का काली मिट्टी क्षेत्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इन्हें कितना डिग्री चाहिए होता है? तो 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। नेक्स्ट है, कपास के प्रमुख 3 शीर्ष उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। नेक्स्ट है, एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल डैश है, यानी बी, 1 और 2 दोनों। एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल यानी सल्फर और रॉक फॉस्फेट हैं। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई। उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में सल्फर, रॉक फॉस्फेट, नेप्था, गंधक तथा जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फेट उर्वरक बनाने के लिए लगभग 90% फॉस्फेट की आपूर्ति सिंहभूमि, विशाखापट्टनम एवं झमारकोटरा राजस्थान से होता है। सल्फर राजस्थान एवं झारखंड राज्यों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल है? आंसर है सी, 1, 2, 3 दोनों। रोपण फसल यानी जैसे बागवानी, जो क्या बोलते हैं उसे? तो नारियल, रबड़ और चाय। नारियल, रबड़ और चाय। बागवानी, बागाती या रोपण कृषि नई तकनीकों एवं मशीनों का इस्तेमाल करते हुए वाणिज्यिक फसलें हैं। तो नारियल, रबड़, चाय वाणिज्यिक आधार पर उगाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलों की एकल कृषि है, जिसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय भूस्वामियों द्वारा की गई।
इसके अंतर्गत नारियल, रबर, चाय, कहवा, मसाला आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, तापी नदी डैश से निकलती है। आंसर है बी, सतपुड़ा हिल से, मध्य प्रदेश में। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है। यह लगभग 724 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 65 से 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जिसमें लगभग 79% भाग महाराष्ट्र में स्थित है तथा 15% मध्य प्रदेश और 6% गुजरात राज्य में वितरित है। नेक्स्ट है, नदी सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नदी है उनकी सहायक नदी, तो सिंधु, झेलम, यमुना, गोमती, कृष्णा, पेनगंगा। तो आंसर है इसका ए। ए है केवल वन, यानी सिंधु की झेलम। झेलम, जो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बेरी नाग झरने से निकलती है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। अच्छा, गोमती गंगा की सहायक नदी है। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। पेनगंगा, इंद्रावती तथा प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायिकाएं हैं, जबकि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कोयना, तुंगभद्रा तथा भीमा। नेक्स्ट है, 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? आंसर है बी, यूएसए। यूएसए में मक्का ज़्यादा होता है। मक्का अमेरिका का मूल पौधा है। यह मुख्यतः खरीफ फसल है। वर्ष 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका था। वर्तमान स्थिति के अनुसार भी क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन है। नेक्स्ट है, ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा डैश हो सकती है। तो दोनों, ऊर्ध्वाधर भी और पार्श्विक भी। ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा पार्श्विक एवं ऊर्ध्वाधर हो सकती है। भूस्खलन गुरुत्व के कारण ढाल के सहारे शैल, मिट्टी और वनस्पति का तेजी से होने वाला प्रवाह है। इसके कारणों में पर्वतीय ढालों के सहारे सड़क निर्माण, नहर खनन, अधिक पशुचारण, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक कृषि, भवन निर्माण आदि को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के बाद भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया था? आंसर है डी, 1920 में। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने किया तथा वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय फ्रैंक डब्ल्यू. नोटेस्टीन को है, जिन्हें जनांकीकी का जनक कहा जाता है। फ्रैंक डब्ल्यू. नोटेस्की को, जिन्होंने जनांकीकी का जनक कहा जाता है। 1901 से 1920 के दौरान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचा था, जैसा कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में होता है। 1920 के बाद 1920 से 1951 के दौरान देश में मृत्यु दर में धीरे धीरे गिरावट हुई, परंतु जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जहां जनसंख्या वृद्धि 1891 से लेकर 1920 में 15 मिलियन थी, वहीं 1920 से 51 के दौरान बढ़कर 110 मिलियन हो गई। इस प्रकार भारत जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में प्रवेश किया। अतः वर्ष 1951 से 1951 के दौरान देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था माना जाता है। तो 1951 से, यानी आज़ादी के बाद 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था माना गया है। 1981 से 2011 के दौरान जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत को जनांकीय संक्रमण की चौथी अवस्था में 2045, यानी 2045 तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। चौथी अवस्था हम तो पार कर चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वन में सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है? तो बी, सदाबहार वन। सदाबहार वन सुंदर डेल्टा पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भाग शामिल हैं। ISFR 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। आंसर है बी, जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को जन्म दर और मृत्यु दर के रूप में व्यक्त किया जाता है।
जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि एक वर्ष में अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण प्राकृतिक विकास दर में तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर मृत्यु दर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे एक भुजा नहीं है? आंसर है सी, श्रीनगर कोलकाता। यानी कोलकाता चेन्नई, मुंबई चेन्नई और दिल्ली मुंबई। श्रीनगर कोलकाता स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की एक भुजा नहीं है, किंतु दक्षिण दिल्ली मुंबई, कोलकाता चेन्नई, मुंबई चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की भुजा है। श्रीनगर कोलकाता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीनतम श्रृंखला है? गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीनतम श्रृंखला है, आंसर है बी, पंचेत श्रृंखला। पंचेत श्रृंखला पंचेत श्रृंखला निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है। इसका नामकरण रानीगंज के दक्षिण स्थित पहाड़ी के नाम पर किया जाता है। निचली गोंडवाना में पंचेत, दामूदा तथा तालचेर उपक्रम पाया जाता है एवं ऊपरी गोंडवाना में उमिया, जबलपुर, राजमहल तथा महादेव उपक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत जमीनी गतियों के आधार पर भारत को डैश क्षति जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर है ए, 4। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, किंतु भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार भूकंप जोन फर्स्ट और सेकंड को एक समाहित कर अब जोन सेकंड का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। पहले 5 था, अब 4 कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबी अवधि का खतरा है? आंसर है बी, सूखा। सूखा एक लंबी अवधि का खतरा माना जाता है। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सामान्यतः अनिश्चित व कम वर्षा के क्षेत्रों में वर्षा का विचलन अधिक होता है और यह सूखा या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? आंसर है सी, इंडिया। 150 से अधिक वर्षों में से कार्यरत भारतीय डाक विभाग संचार की रीढ़ रहा है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1,56,600 डाकघरों के साथ इस विभाग के पास दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है। भारतीय डाक का कार्य लोगों की छोटी बचत योजनाओं का जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा, बिल संग्रहण, बिक्री, मनरेगा मजदूरी वितरण और वृद्ध पेंशन भुगतान इत्यादि। यह नागरिकों के लिए अन्य सेवाओं के निर्वहन में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ गेहूँ की खेती के लिए आवश्यक है? आंसर ए, 1 टू दोनों। यानी पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। शुष्क परिस्थितियों में गेहूँ के लिए अच्छी जल निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है, मतलब इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। गेहूँ की कृषि विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं में सर्दी में होती है, मतलब रबी फसल है। गेहूँ की कृषि विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं में की जाती है। यह एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। इसके लिए सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, बोते समय 10 डिग्री से वर्धन के समय 15 डिग्री और पकते समय 20 से 25 डिग्री की आवश्यकता होती है। अर्थात गेहूं के पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक समुच्चय बैंकिंग क्षेत्र की संपूर्ण बैलेंस शीट को दर्शाता है? तो आंसर है बी, M3। रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1997 में वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कमेटी मुद्रा पूर्ति विश्लेषण व संकलन ने रिपोर्ट 1998 में पेश की, जिसमें 4 प्रकार के मौद्रिक समुच्चयों का संकलन M0, M1, M2, M3 किया। M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। M3 वह मौद्रिक समुच्चयों जो बैंकिंग क्षेत्र के संपूर्ण बैलेंस शीट को दर्शाता है। यह मौद्रिक नीति के संचालन की सबसे व्यापक व व्यवहारिक धारणा है। मौद्रिकवादी अर्थशास्त्री M3 को ही मुद्रा की पूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। M3 इज इक्वल टू M2 प्लस निवासियों के दीर्घकालिक जमा प्लस वित्तीय संस्थानों से आवधिक वित्तीय है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट नियंत्रण की मात्रात्मक तकनीक है? आंसर है बी, 1-2 दोनों, बैंक दर और खुला बाजार परिसंचलन। रिजर्व बैंक द्वारा स्टॉक नियंत्रण व तरलता समायोजन में प्रयोग लाए जाने वाले दो तरीके जो निम्न प्रकार हैं। पहला है परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, और यह है गुणात्मक और चयनात्मक अस्त्र यानी क्वालिटेटिव। तो पहले है मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, उसमें बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, परिवर्तन कोष अनुपात जिसमें वीसीआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, लिक्विड क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऐसे कुछ है। तरलता समायोजन सुविधा, एलएएफ, और रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट, सीमांत स्थायी सुविधा। और क्वालिटेटिव में है मार्जिन या न्यूनतम सीमा निर्धारण, शाख मानदंड का निर्धारण, नैतिक दबाव, विभेदात्मक ब्याज दर और प्रत्यक्ष कार्रवाई व साख राशनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा राज्य संबंधों के लिए सरकारीय आयोग नियुक्त किया गया था? आंसर है बी, 1983 में। 1983 भारत सरकार द्वारा 1983 में कई मुद्दों की जांच के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था। 1988 में आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुनामी उत्पन्न करने के उत्तरदायी प्रमुख कारकों में से एक नहीं है? आंसर है ए, जो कारक नहीं है कि एक क्षेत्र में बादल का जोर से फटना, ये सुनामी का उत्तरदायी कारक नहीं है। बाकी हैं समुद्र तल में विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट, अचानक विवर्तनीय हलचलों के कारण समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर भूस्खलन, अभिसरण विनाशकारी प्लेटों का टकराव। एक क्षेत्र में बादल का जोर से फटना सुनामी के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, जबकि समुद्र तल में ज्वालामुखी विस्फोट, अचानक विवर्तनीय हलचलों के कारण समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर भूस्खलन तथा अभिसरण विनाशकारी प्लेटों का टकराव आदि सुनामी उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनाने वाली पार्टियों के समूह का हिस्सा नहीं थी? तो आंसर है डी, यानी स्वतंत्र पार्टी इसका हिस्सा नहीं थी। बाकी थी जनता दल, भारतीय जनसंघ और लोकतंत्र के लिए कांग्रेस। लोकतंत्र के लिए कांग्रेस, भारतीय जनसंघ व लोकदल उन दलों के समूह का हिस्सा थे जिन्होंने 1977 में जनता पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। इसी के बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे। ये नेक्स्ट है, वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है सी, 1 और 2 सही है। पहला है, यह एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है। दूसरा है, इसे भारत में 1990 में पेश किया गया था। वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर मूलतः यूरोप व यूएस के वित्तीय बाजार का प्रपत्र था। वागुल समिति की संस्तुति पर मार्च 1989 को भारत में कॉमर्शियल पेपर को निर्गत करने की अनुमति प्रदान की गई। इसे भारत में 1990 में पेश किया गया था। कॉमर्शियल पेपर एक परिपत्र होता है। इसे निगम, प्राइमरी डीलर्स तथा वित्तीय संस्थाएं निर्गमित कर सकती हैं, ना कि रिजर्व बैंक। अतः कथन थर्ड गलत है। यानी सीपी यानी कॉमर्शियल पेपर एक प्रतिपत्र होता है। इसे निगम, प्राइमरी डीलर्स तथा वित्तीय संस्थाएं निर्गमित कर सकती हैं, ना कि रिजर्व बैंक। यानी प्राइमरी डीलर्स और वित्तीय संस्थाएं इसे निगम करती हैं, ना कि आरबीआई। अतः कथन थर्ड गलत है। कॉमर्शियल पेपर एक अल्प अवधि प्रपत्र है, यानी शॉर्ट टर्म पेपर है। इसकी न्यूनतम अवधि 15 दिन से अधिकतम लगभग 1 वर्ष यानी 270 दिन की परिपक्वता अवधि होती है। इसका निर्गमन बट्टा आधार पर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है? तो आंसर है दोनों, खेती की विधि और खाद्यान्नों का भंडारण। खाद्यान्नों के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने वाले कारक जिसमें खेती की विविध गतिविधियों जैसे जैविक खेती,
औद्योगिक खेती, बागवानी व हाइड्रोनिक्स इत्यादि। उत्पादित खाद्यान्न के समुचित प्रबंधन के लिए खाद्यान्न के भंडारण व्यवस्था के विकास को खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है बी, जो सही नहीं है कि आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं कि आर्थिक विकास एकल आयामी होता है। आर्थिक विकास का तात्पर्य राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में एक्सप्लेनेशन है, किसी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रिया दीर्घकाल में समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक वृद्धि एकल आयामी अर्थात परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान करता है। वहीं आर्थिक विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ और मानव विकास तथा सभी मानवीय वर्णों के विस्तार से जुड़ा है, जो आर्थिक, अनार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर है डी, केवल थर्ड नहीं है, यानी सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं। पहला है, रोजगार की शर्तें नियमित है। संगठित क्षेत्र में ऐसी कंपनियां या कार्यस्थल शामिल हैं जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है और कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी भी दी जाती है। वे सरकार द्वारा अधिकृत और उन्हें विभिन्न कानून में निर्धारित नियमों विनियमों का पालन करना होता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम और दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि। अतः विकल्प सेकंड गलत है। नेक्स्ट है, वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वह कहलाता है। आंसर है बी, रिवर्स रेपो दर। वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वह रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अल्पावधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। बदले में आरबीआई बड़ी ब्याज दरें प्रदान करता है। आरबीआई इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और तरलता को विनियमित करने के लिए लागू करता है। जून 2023 में मौद्रिक नीति कमेटी द्वारा जारी अनुमानों में रिजर्व रेपो की दर 3.35 निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक है? आंसर है सी, केवल वन, यानी शासन। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक व गैर आर्थिक कारक निम्न प्रकार के हैं। आर्थिक कारक प्राकृतिक संसाधन, मृदा व भूभाग, आर्थिक व्यवस्था, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, वित्तीय प्रणाली, विदेशी व्यापार और विपणन योग्य अधिशेष इत्यादि। गैर आर्थिक कारक शासन प्रशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक संगठन और नैतिक व सामाजिक मूल्य इत्यादि। इस प्रकार प्रश्न में शासन एक गैर आर्थिक कारक है जिसमें विकल्प 1 सही है। वहीं मृदा व भूभाग एक आर्थिक कारक है, तब विकल्प सेकंड गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद अंतर वस्तुओं का कौन सा युग्म सही है? पहला आंसर है बी, 1 2 दोनों, यानी 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, ये आर्टिकल है। और 329 निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 224 से 329 चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के चुनाव से संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। नेक्स्ट है, डैश में होगा राज्यपाल। आंसर है डी, राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है। तो राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही नहीं है, आंसर है सी, केवल वन सही नहीं है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का एक विस्तृत विभाजन दिया गया है। ये गलत है, बाकी सही है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 सूचियां दी गई हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, तो इसमें 2 सूचियां हैं, तो ये भी तो गलत होगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में है 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती में है 52। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना ममता बनर्जी द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, आंसर है डी। जनवरी 1998 में ममता बनर्जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या AITMC कहा जाता है, यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी। हालांकि वर्तमान में निर्वाचन आयोग ने इससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। AITMC तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के दिमाग की उपज है। 2 दशकों तक कांग्रेस के सदस्य रहने के बाद ममता बनर्जी ने 1998 में अपनी पार्टी बनाई, जैसा कि भारत के चुनाव आयोग ने अनुमोदित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनैतिक नेता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है? आंसर है बी, मायावती। मायावती का संबंध बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी BSP भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन धार्मिक के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का जिक्र करते हुए बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। इस पार्टी की स्थापना काशीराम द्वारा 1984 में किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था डैश थी, यानी केवल वन, अविकसित। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, भारत की 75% आबादी कृषि पर आधारित थी। उद्योगों की स्थिति जर्जर थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के शोषण से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसमें निम्न प्रति व्यक्ति आय, अधिक जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे, खराब बुनियादी ढांचा और पूंजी निर्माण की कम दर इत्यादि। खाद्यान्न तथा अन्य साधनों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरे देश पर निर्भर थी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं थी। अतः कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित है? आंसर है सी, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। इसके अलावा इसमें निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल हैं। संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। इस संविधान में किसी बात के बावजूद संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी, जैसा कि उपरोक्त खंड में संदर्भित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? तो आंसर है सी, 1 और 2 ओनली। 1 और 2 सही है। तो यह लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में पूछा, यानी अध्यक्षात्मक। यह लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जिसमें जनता किसी भी कानून का निर्माण स्वयं नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र आमतौर पर बड़े देशों में नियोजित होता है, जहां शामिल नागरिकों की भारी संख्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रबंधनीय बना देगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास अन्य सरकारी नेताओं जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चयन करने की शक्ति भी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह आज विश्व के अधिकांश लोकतंत्र अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत संसदीय प्रणाली का उपयोग करते हैं। कई संसदीय लोकतंत्र में कुछ उदाहरण कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, लातविया और न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है?
तो ये एज से है। मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष की गई है। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 61 में संविधान संशोधन 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखना, 1961 में संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट है, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का संविधान राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? आंसर है बी, नागालैंड में। नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नागालैंड था, मिजोरम था, मेघालय था। बाकी सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में है। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं आंसर, बी, वे पूर्णतः निरपेक्ष है। ये गलत है। पूर्णतः निरपेक्ष, ये गलत है। बाकी सही है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मूल अधिकार हैं। ये अधिकार न्याय संगत है और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब ये कानूनी अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। हालांकि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। हालांकि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? आंसर है सी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समता का अधिकार के अंतर्गत निम्न अधिकार शामिल हैं। पहला है, कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दुकानों, होटलों, कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। रोजगार में अवसर की समानता। छुआछूत का अंत। उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता के बाद के भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी? आंसर है ए, 1950। स्वतंत्रता के बाद भारत में वर्ष 1950 में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध प्रदान करती है? तो 10वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52 में संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। यह दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा है? तो 42वां संविधान संशोधन होगा। आंसर है ए, 42वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। इसके अलावा संविधान के 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस नए कर्तव्य के अनुसार 6 से 14
वर्ष के आयु वाले बच्चों को शिक्षा अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, नेपाल में पंचायत प्रणाली डैश द्वारा स्थापित की गई थी, तो राजा महेंद्र के द्वारा। 16 दिसंबर 1962 के नए संविधान को सरकार के भंग होने की दूसरी वर्षगांठ पर अपनाया गया। 16 दिसंबर 1962 के नए संविधान को सरकार के भंग होने की दूसरी वर्षगांठ पर अपनाया गया और एक 4 स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी। राजा महेंद्र ने 5 जनवरी 1961 को निर्दलीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की। नेक्स्ट है, नेपाल में माओवादियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पीपुल्स मूवमेंट उनके द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। दूसरा है, माओवादी ने 2000 तक नेपाल के किसी भी जिले में जनता का सरकार स्थापित नहीं किया था। आंसर है सी, केवल 2 सही है, कि यानी माओवादियों ने 2000 तक नेपाल के किसी भी जिले में जनता का सरकार स्थापित नहीं की थी। 18 फरवरी 1990 को नेपाल में माओवादी द्वारा जन आंदोलन शुरू किया गया था। नेपाल में लगभग 32 या अधिक जिलों में माओवादी सरकारें थीं, लेकिन 2000 के दशक में माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता चल रही थी। नेपाली गृह युद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो नेपाल में 1996 से 2006 तक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी और नेपाल सरकार के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में गृह युद्ध का परिणाम था? आंसर है बी, शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई। शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई। अंग्रेजी गृह युद्ध 1642 से 1651 ज़्यादातर सांसदों, राउंड हेड और राजतंत्रवादियों कैवलियर्स के बीच इंग्लैंड के शासन की शैली पर नागरिक संघर्षों तथा राजनैतिक युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला थी। गृह युद्ध के बाद इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम 1649 को सिंहासन से हटाकर मार डाला गया तथा उनके पुत्र चार्ल्स द्वितीय 1651 को देश से निष्कासित कर दिया गया था। अंग्रेजी राजशाही को इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल से प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1918 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ने 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी, जिन्होंने संपत्ति के स्वामित्व की कुछ शर्तों को पूरा किया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीवादी समाज का निर्माण हुआ। 1838 में इंग्लैंड में दास प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। अतः 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में गृह युद्ध के बाद शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पेपर का जनरल पेपर का क्वेश्चन है। तो एंटीगुआ और बरमूडा कहाँ स्थित है? आंसर है डी, कैरेबियन अमेरिका में। कैरेबियन अमेरिका में एंटीगुआ और बरमूडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में स्थित एक द्वीपीय देश है जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। एंटीगुआ और बरमूडा की राजधानी सेंट जॉस है। एंटीगुआ और बरमूडा को 1493 ई में सर्वप्रथम क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी तथा इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 440 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है बी, जो सही है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केवल उसी तरह से और उसी आधार पर पद से हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वर्तमान जून 2021 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो शायद अब हट चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी एवं सबसे लंबी सड़कों में से एक है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी यह सड़क चटगांव बांग्लादेश से शुरू होकर कोलकाता, अमृतसर भारत एवं लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाती है। प्राचीन समय में इस सड़क को सड़क-ए-आजम या बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए, 20 नवंबर को।
यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस प्रतिवर्ष 20 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जबकि भारत में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर, इनका 20 नवंबर, नेशनल विश्व का 20 नवंबर और अपना नेशनल 14 नवंबर को। नेक्स्ट है पोइट्री श्रेणी में 2018 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? ये करंट अफेयर है। तो सी है फ्रैंक बी डार्ट ऑफ लाइट कैलेक्विड पोएम्स। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है ए कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर गंग वंश के वैभव, स्थापत्य मजबूती एवं स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है आदिल ने माइक्रोवेव ओवन में छिलकों के साथ कच्चा अंडा रखा और चालू किया। इस क्रिया का परिणाम क्या होगा? आंसर है डी, अंडे के छिलके फट जाएंगे। अंडे के छिलके फट जाएंगे। माइक्रोवेव ओवन में छिलकों के साथ कच्चा अंडा रख कर चालू करने पर कच्चे अंडे के अंदर तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, जबकि अंडे के छिलके तापमान के कारण फट जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में सरकार के प्रमुख कौन हैं? भारत में सरकार के प्रमुख कौन हैं? आंसर है डी, प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के मध्य से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली लागू है और देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। नेक्स्ट है केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बाढ़ से भारत में औसतन डैश मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। आंसर है ए, 7.5। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD मौसम संबंधी जानकारी या मौसम पूर्वानुमान जारी करता है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग विभिन्न नदी परियोजनाओं पर बाढ़ के पूर्वानुमान जारी करता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देश की लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ संवेदनशील है, जिसमें से 7.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है बेलगांव में 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। मोहनचंद करमचंद गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन जो 26-27 दिसंबर 1924 को बेलगांव में हुआ था। 39वां अधिवेशन यानी जो 1924 में हुआ था 26 से 27 दिसंबर, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में बेलगांव से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने 1916 का जो होम रूल लीग चलाया था वो बेलगांव से ही शुरू किया था। नेक्स्ट है मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद ने। मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों को करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने मई 1897 में की थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सके और संतप्त, दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। नेक्स्ट है 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर है डी, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा 1928 के एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। 1928 से 1956 तक ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना साल 1925 में की गई। वहीं 1927 को वह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हिस्सा बना। नेक्स्ट है द पैगंबर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कहलील गिब्रान एक लेबनानी अमेरिकी कलाकार, कवि तथा न्यूयॉर्क पैन लीग के लेखक थे। इन्होंने द पैगंबर नामक
पुस्तक का लेखन किया था। इनकी अन्य रचनाएं द थ्री आंट तथा द ब्रोकन विंग है। करंट अफेयर है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है 2016 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म क्या थी? तो आंसर है बी 44। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी गायक अश्विनी भिड़े देश पांडे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? आंसर है बी जयपुर अतरौली। जयपुर अतरौली। अश्वनी भिड़े देश पांडे जन्म 7 अक्टूबर 1960 मुंबई के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक हैं। वह जयपुर अतरौली घराना परंपरा से संबंधित है। वह मेवाती और पटियाला घरानों से भी प्रभावित हैं। ख्याल, भजन, ठुमरी आदि उनकी गायन की विभिन्न विधाएं हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होगी? आंसर है सी लोगों के सदन, लोकसभा। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे जो सामूहिक रूप से लोगों का सदन, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन तथा अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पेप्सिको के भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिन्होंने 12 साल तक शिखर पर रहने के बाद अगस्त 2018 में आईसीओ पद छोड़ने का फैसला किया? आंसर है डी इंदिरा नूई। इंदिरा नूई। पेप्सिको की भारतीय मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सीईओ के पद 12 वर्ष तक रहने के बाद इंदिरा नूई ने अगस्त 2018 में सीईओ पद को छोड़ने का फैसला किया। 26 फरवरी 2019 में इंदिरा नूई प्रमुख ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से शामिल हुई। इंदिरा नूई अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने वाली दूसरी अश्वेत महिला हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर है कि किसे मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है? तो आंसर है डी विनोद खन्ना। विनोद खन्ना कौन है? पता नहीं। वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तविक रूप से 2011-12 की कीमतों में प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो सी है 82,269। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट इज क्विट वीक डैश मैथमेटिक्स। आंसर है सी द स्टूडेंट इज क्विट वीक इन मैथमेटिक्स। आंसर है इन क्वाइट वीक इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आई पोस्टेड द पार्सल टू होगा, टू ऑप्शन नहीं है। एट सॉरी आई पोस्टेड द पार्सल डैश द मेन पोस्ट ऑफिस ट्यूसडे। आंसर देखते हैं बी। I posted the parcel at the main post office on Tuesday। at और on होगा। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान में क्रमशः at तथा on का प्रयोग होगा क्योंकि निश्चित स्थान को दर्शाने के लिए at प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तथा सप्ताह दिनों के पहले हमेशा on प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, सप्ताह या दिनों के पहले। I posted the parcel at the main post office on Tuesday। नेक्स्ट है in the following sentence four phrase has been underlined, one of them is incorrect, choose the incorrect word or phrase from the given option। तो heart disease normally result in damage to the heart muscle, the valve or the pacemaker। आंसर है बी रिजल्ट। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वर्ड रिजल्ट नाउन के स्थान पर रिजल्ट वर्ब का प्रयोग होगा। अच्छा रिजल्ट्स लिखा है क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट हर्ट डिजीज़ है जो कि एक पीएल नाउन है, अतः पीएल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब रिजल्ट का प्रयोग होगा। हर्ट डिजीज़ नॉर्मली रिजल्ट इज इन डैमेज टू द हर्ट मसल, द वेल्व्स और फेस मेकर।
नेक्स्ट है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड एक्यूमुलेट। तो आंसर है सी अमास। एक्यूमुलेट संग्रह करना, सिनोनिमस अमास मीन्स होता है संचय करना या अन्य विकल्पों के अर्थ है एज्यूम मान लेना, अफेक्ट प्रभावित करना, एजिमिलेट अपनाना। तो अमास होगा संचय करना और एक्यूमुलेट मीन्स भी होता है संग्रह करना। नेक्स्ट है अरेंज पार्ट ऑफ सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। आंसर है ए बी ए डी सी ई। तो बी है असम काजीरंगा नेशनल पार्क, ए है फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनो, और डी है ऑफ सॉरी इज ऑल सेट टू बूस्ट विजिलेंस विद अ न्यू एट ऑफ। सी है हाईटेक ड्रोन्स फॉर कैप्चरिंग वीडियो फुटेज। ई है ऑफ पार्ट ऑफ जंगल नॉट एसेसिबल ऑन फुट। तो ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। आंसर है डी हेड ऑन। इफ वी हेड ऑन द मैच यस्टरडे वी शुड हैव टेकन द ट्रॉफी होम। वी हैव सॉरी इफ वी हैड वॉन होगा, सॉरी क्या पढ़ रही हूँ। इफ वी हैड वॉन द मैच यस्टरडे वी वी वुड हैव टेकन द ट्रॉफी होम। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान में हैड वॉन का प्रयोग उचित होगा क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज में वुड हैव वर्ब थर्ड होने पर सबऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट परफेक्ट में होता है। इफ पास्ट परफेक्ट सब और वुड हैव का थर्ड ऑब्जेक्ट। करेक्ट सेंटेंस होगा इफ वी हैड वॉन द मैच यस्टरडे वी वुड हैव टेकन द ट्रॉफी होम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। आंसर है सी ऑल्दो दे हैव न्यू वॉशिंग मशीन देयर क्लॉथ स्टिल वॉश्ड बाय हैंड। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है द दैट डॉग लुक्स डेंजरस कीप अवे फ्रॉम हिम। आंसर है सी लुक्स। दैट डॉग लुक्स डेंजरस कीप अवे फ्रॉम हिम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कौन सा सही है? आंसर है बी ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड द जॉब यू गेव हिम। ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड द जॉब यू गेव हिम। तो उपरोक्त में से फोकस एडवर्ब है जिसका स्थान हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच और उस शब्द के पहले आता है जिस शब्द पर ये जोर देते हैं। तो ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड द जॉब यू गेव हिम। नेक्स्ट है आंसर है सी सो। तो द डस्क tickle by nose so I sneeze। the dusk tickle my nose so I sneeze। नाक में कुछ घुस गया इसलिए छींक आ गई। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सिनोनिम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संधि करना। कॉन्टैक्ट, एक्सपांड, ब्रॉडन, श्रिंक या कॉन्टैक्ट होगा। आंसर है डी श्रिंक। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, सिनोनिम का श्रिंक होगा झिझक। एक्सपांड का है विस्तार, ब्रॉडन का है चौड़ा करना, कॉन्टैक्ट का है संपर्क करना। नेक्स्ट है लॉसिंग देयर वे इन द स्नो एंड मिड्स दे वॉक दिस वे एंड दैट वे द होल डे लॉन्ग द नेक्स्ट डे दे कुड वॉक बेयरली वॉक। बेयरली क्या मतलब क्या होता है? नेक्स्ट है द बॉय वर वेटिंग टू कैच द बस। द बॉय वर आंसर है सी वेटिंग टू कैच द बस। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम बताना है। रिट्रीव का एंटोनिज्म, तो आंसर है लॉस। रिट्रीव का होता है पुनः प्राप्त करना, तो एंटोनी है लॉस खो देना। डिक्लेम प्राप्त करना, रेस्क्यू बचाव करना, और फाइंड है प्राप्त करना। ऑफेंड का बताना है, तो ऑफेंड का है प्लीज़। ऑफेंड अपमान करना और प्लीज़ का है संतुष्ट करना या और बाकियों के हैं अपसेट परेशान करना, इंसल्ट अपमान करना, और एक्साइट उत्तेजित करना। पैसेज है द काफ़ी बड़ा लग रहा है। The coconut oil controversy has gripped the entire nation and left everyone is a fix. In a recent lecture titled Coconut Oil and Other Nutritional Error, a Harvard professor Karen Mitchell
Mikkel stated that coconut oil is one of the worst things you eat and pure poison. Here, lecturer said that coconut oil has a high proportion of a saturated fat, increases LDL cholesterol, bad cholesterol level, and enhance risk of cardiovascular disease. Ironically, in the Harvard Health letter, a doctor at Harvard School of the Public Health, Walter C. Willett, has stated that coconut oil is not all had as it boosts good cholesterol. SP, there are both side to the story. While coconut oil has naturally saturated fat, which increase the level of good cholesterol in body, it can also turn in less harmful from a bad cholesterol. Due to this power packed nutritional value, coconut protect against any damage. Fatty acids present in coconut oil help kill harmful pathogens including viruses, bacteria and fungi, preventing from potential infection. None, none, Nonetheless, coconut oil is highly effective in reducing belly fat and fight against the ab- abdominal cavity in and around the organ. Polyunsaturated fatty acid and monoune fatty acids are referred as a healthy fat are found and coconut oil that protect the overall health. Fufa and fufa, pupa and mupa MOFA have been proven to be an essential part of a balanced diet. Including MOFA in your diet can help lower cholesterol level and reduce the risk of heart disease. MOFA are compound of a high vitamin E and an antioxidant content that keep the body healthy by protecting cell from damaging. When eaten in a moderation, PUFA and help lower your cholesterol level and reduce your risk of heart disease. Just like MUFA, PUFA can be divided into two categories: omega 3 fatty acids and omega 6 fatty acids that play an important role in body growth and development, proper brain functioning, regulating metabolism, stimulating hair growth, and keeping reproduction system healthy. The key to getting most of these benefit is to consume both PUFA and MUFA in moderation as a part of the balanced diet. According to the Coconut Research Center, coconut oil kills the viruses that cause measles, SARS, influenza, herpes, hepatitis, and other somber health issue. It also kills bacteria that cause urinary uh, tract infection, ulcer, pneumonia, throat infection, and gonorrhea. Move Raw MCT, found in coconut oil, improve the cognitive ability of a Alzheimer patient as it is an excellent source of kidney associated with the kidney यही पढ़ेंगे ना associated with the improved memory. Conclusion: coconut oil has been regarded as one of the healthiest oils since ancient time. However, keep in mind recent finding we should try to incorporate coconut oil in moderation, a couple of tablespoons a day, so that we can derive its numerous health benefit. इसका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ कोकोनट ऑयल पावर पैक्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, कौन सा नहीं है? तो आंसर है ए कि कोकोनट ऑयल इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड एनहांस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। बाकी सही है कि एमसीटी इन कोकोनट ऑयल एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ किडनी इम्प्रूव द कॉग्निटिव cognition ability of Alzheimer patient. Fatty acid present in coconut oil help kill harmful pathogen, preventing from a potential infection. Coconut oil kills the virus that cause measles, SARS, influenza, herpes, or hepatitis, etc. Next, what is the coconut oil controversy? Answer है D. One Harvard researcher say coconut oil is pure poison, whereas the other studies say it is not all bad. Next है what help in keeping the body healthy, protecting cell from damaging. Answer है D. Vitamin E and antioxidant. Next है which of the following disease is caused by virus. Answer है D. Herpes.
नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज द कोकोनट ऑयल कंट्रोवर्सी हैज़ gripped द एंटायर नेशन एंड लेफ्ट एवरीवन इन फिक्स what is the most appropriate piece of text that can replace the bold part? आंसर है बी to be in a difficult or embarrassing situation. नेक्स्ट है हिंदी। इसका पहला पैसेज है कि शुक्लोत्तर समालोचकों ने शुक्ल जी का महत्व स्वीकार करते हुए भी उनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद प्रकट किया। पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में शुक्ल जी के छायावाद रहस्यवाद विषयक विचारों की आलोचना की। वाजपेयी जी के अनुसार स्थूल व्यवहारवाद को निस्सीम बतलाकर और सहस्यवाद की कनकों से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है। वाजपेयी जी का विचार है कि मनुष्य के अध्यात्मक पक्ष का संपूर्ण निरूपण इस प्रकार की कविता की सीमा के अंतर्गत है। रहस्यवाद को कविता के क्षेत्र से खारिज नहीं कर सकते। वे छायावाद के प्रारंभिक और समर्थक थे। इन्होंने छायावाद के आध्यात्मिक पक्ष को स्वीकार करते हुए भी प्रकट किया कि छायावाद की मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। का पहला क्वेश्चन है वाजपेयी जी के अनुसार छायावाद की मुख्य प्रेरणा है संस्कृति। नंदू दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार छायावाद की मुख्य प्रेरणा संस्कृत है। गद्यांश में उल्लिखित नवीन कविता का आशय है छायावाद से छायावाद नवीन कविता का आशय है। नंद दुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी के किन विचारों की आलोचना की है? तो आंसर है ए छायावाद रहस्यवाद। नंद दुलारे वाजपेयी किसके प्रारंभिक और समर्थक थे? तो आंसर है ए छायावाद की। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी पुस्तक है? तो आंसर है ए नंद दुलारे वाजपेयी की। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो सार्वजनिक। ध्यान से देख ले सार्वजनिक कैसे लिखते हैं। सार्वजनिक आगे की मात्रा होगी। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। चतुरानन। हनुमान जी होंगे चतुरानन। आंसर है बी चतुरानन शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची हैं केशव, माधव, गोविंद, नारायण, दामोदर, पीताम्बर, मुकुंद, जनार्दन, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, चक्रपाणि आदि। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची हैं विधाता, सृष्टा, सृष्टिकर्ता आदि और चतुरानन। नेक्स्ट है अभिभावक में उपसर्ग है अभि। अभिभावक शब्द में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द हैं अभिनय, अभिमत, अभिमुख, अभिलाषा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आंसर है बी आत्मा। आत्मा स्त्रीलिंग है। बाकी अपराध, अमृत, अपहरण पुल्लिंग है। आत्मा स्त्रीलिंग सूचक शब्द है, शेष सभी विकल्प पुल्लिंग है। परीक्षा की प्रणाली बदलना पड़ेगी। परीक्षा की प्रणाली बदलना पड़ेगी वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो पड़ेगी। बदलना, बदलनी पड़ेगी। अच्छा, परीक्षा की प्रणाली बदलना पड़ेगी वाक्य में बदलना शब्द अशुद्ध है। बदलना के स्थान पर बदलनी होगी। परीक्षा की प्रणाली बदलनी होगी पड़ेगी। मेधावी में प्रत्यय है तो वी वी मेधावी में वी प्रत्यय है। वह शब्दांश जो किसी वस्तु, किसी धातु या शब्द के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है प्रत्यय कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आंसर है सी साग। साग तद्भव है। बाकी श्यामल, श्वास, संध्या ये सब तत्सम है। श्वास का तद्भव सांस है। संध्या का साँझ है। साग शब्द तद्भव है, इसका तत्सम शाक होता है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो नदी, दासत्व, गुच्छा, काशी। नदी शब्द सजातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे स्कूल, शहर, पुस्तक, कार आदि। नेक्स्ट है जिसका संबंध संसार के विषयों से हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका संबंध संसार के विषयों से हो उसके लिए एक शब्द होगा सांसारिक। आंसर है ए सांसारिक। जिसका संबंध संसार के विषयों से हो के लिए एक शब्द सांसारिक है। मनस्पात
मनस्ताप का संधि विच्छेद है? आंसर है डी, मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप। मनस्पा मनस्ताप का संधि विच्छेद है, मनः प्लस ताप होता है। नियम: विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि बाद में ट या ठ हो तो श, और त या थ हो तो श या श हो जाता है। निह प्लस तेज तो निस्तेज, दुह प्लस तर तो दुरस्त दुस्तर। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? आंसर है बी, जगाना। जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है। जगाना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरी की प्रेरणा जानी जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे करवाना, गिराना इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंसर है ए, सुगंध। सुगंध तत्सम है, वरना सौत, सोना, सौ ये तद्भव है। तो सौत सपत्नी, सौ है शत, सोना है स्वर्ण। और सुगंध तत्सम शब्द है। शेष विकल्पों में तत्सम निम्न है। सौत का सपत्नी, सौ का शत, सोना का स्वर्ण। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है? तो आंसर है सी, इधर उधर। उधर अपव्यय है। उधर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है, जैसे आज, कल, बल्कि, अंदर, बाहर आदि। भारी, वर्तमान, भला, ये इनमें क्या लिंग पता चल रहा है? बंदरगाह में कौन सा समास है? आंसर है सी, अव्ययी भाव। बंदरगाह में अव्ययी भाव समास है। हंसना का विलोम होता है? आंसर ए, हंसना का विलोम गाना होता है। हंसना का विलोम रोना होता है। अच्छा, डी ऑप्शन है यहाँ गलत लिखा है। हंसना का विलोम रोना होता है। शेष विकल्प के लिए विलोम शब्द निम्न है: गाना का बजाना, सोना का जागना।